हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस का थर्ड चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं एज पर दी बुक। बुक के अकॉर्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दीज में इफेक्ट इट परफॉर्मेंस। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो भी बिजनेस है हमारा उसमें कोई ऐसे फोर्सेस या फैक्टर या कोई इंडिविजुअल पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो हमारे बिजनेस से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है हमारे बिजनेस, बट दीज में इफेक्ट इट परफॉर्मेंस, इससे हमारे बिजनेस में परफॉर्मेंस को इफेक्ट पहुंचता है। जैसे सर कैसे, क्या कहना चाहते, मान लीजिए ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस के इनसाइड का कंट्रोल तो पूरा मेरे हाथ में होगा, लेकिन जो इसके बाहर की सराउंडिंग है जिसमें एक हम लिख सकते हैं फोर्सेस में आ गया गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए, उससे मेरे बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे अगर क्या पता अच्छे रूल आ गए तो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है, यही कह रहे हैं फोर्सेस। इंडिविजुअल, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा था, अमिताभ बच्चन जी को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग गया, तो वो अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो अमिताभ बच्चन के फॉलोअर होंगे वो मेरा प्रोडक्ट परचेज करने लग जाएंगे, तो इससे मेरे बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। अगर इन्हें नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो मेरे बिजनेस को। तो ये सारी चीजें कही जाती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आपके कंट्रोल में तो नहीं है लेकिन आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के आउटसाइड है, जिससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में इफेक्ट पड़ता है, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। अब आगे चलते हैं, हमें समझ में मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट समझना है बच्चों, हमने टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट के फायदे क्या हैं, जो हमारे सराउंडिंग में चारों ओर फोर्सेस हैं, फैक्टर है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, उनसे फायदे क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के फायदे क्या हैं बच्चों। एबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कह रहे हैं सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटी, मार्केट में किस चीज की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस अच्छा चल सकता है, और उसमें सबसे पहले घुस जाओ। गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहला चांस लो। मतलब बच्चों समझना, पॉइंट समझा रहा हूं। फर्स्ट वाला, आपने सुना है व्हाट्सएप, सभी बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कौन, सभी बच्चे यूज करते हैं। ऐसा हुआ एक टाइम पे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि जो नॉर्मल पीपल हैं उनको टेक्सटिंग के लिए, जो वो टेक्सटिंग करते थे उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती थी, और जो हमारे फोन में नॉर्मल मैसेजिंग था वो थोड़ा इनकन्वीनियंट था, आसान नहीं था। तो व्हाट्सएप ने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी कि किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, टेक्सटिंग की। लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए हमें एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिससे लोग इजीली एक दूसरे से बात कर सकें। तो व्हाट्सएप ने क्या बना दिया, एक ऐप बना दिया अपना, ठीक है। और वो आज इवन मोस्टली सभी के फोन में अवेलेबल है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने क्या करा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी, मार्केट में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, अपॉर्चुनिटी, किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, और इस बिजनेस में वो सबसे पहले घुस गया। तो आपने नोटिस किया होगा व्हाट्सएप आने के बाद अब और बहुत सारे ऐप आ गए। देखिए, अगर फेसबुक का मैसेंजर आ गया है, ठीक है, इंस्टा आ गया है, ऐसी वी चैट है, बहुत सारे ऐप आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप कौन सा है, व्हाट्सएप। कौन सा ऐप है, व्हाट्सएप, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई की, अपॉर्चुनिटीज देखी कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, और उसमें सबसे पहले घुस गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही कहता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए और उस बिजनेस में सबसे पहले चले जाइए। सेकंड पॉइंट समझते हैं बच्चों, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कह रहे हैं फर्म को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में थ्रेट्स, जो भी डर है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर बच्चों आप मार्केट में
पूरा रिसर्च करके आए हो कि किस चीज की डिमांड है, कौन से कस्टमर को किस चीज की नीड है, इससे क्या होगा, जो भी थ्रेट है, डर है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके बिजनेस में, वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, क्योंकि आप तो अच्छे से रिसर्च करके आए हो इस बिजनेस में। ठीक है, तो ये दूसरा फायदा ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस, ऐसा होता है बच्चों, मार्केट में हमने रिसोर्सेज, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, एज पर दी डिमांड हमने स्टोर करना पड़ता है। कैसे स्टोर करना पड़ता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है तो हमने रिसोर्स ज्यादा परचेज करके रखने पड़ेंगे। पॉइंट को बुक से समझते हैं। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। देखिए वही कह रहा है, बिजनेसमैन कैसे सप्लाई करेगा, जैसे मार्केट में डिमांड होगी। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। अब कुछ भी आउटपुट मतलब कोई भी गुड्स सप्लाई करने के लिए हमें पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए, जिसे इनपुट कह रहा है, जैसे कॉमा कह रहा है रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। दे एक्वायर रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द इन्वायरमेंट। कह रहा वो रिसोर्सेस और या रॉ मटेरियल को तभी एक्वायर करेगा, अपने माइंड में ये बात रखे कि मार्केट में कितनी डिमांड है। बच्चों ये समझो, अगर मैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, कैसी टीवी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर उसके बाद कलर टीवी आने लगी, कैसी आने लगी, कलर, अब एलईडी टीवीज आने लगी। अगर कोई बिजनेसमैन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का सारा रिसोर्स खरीद के रख लेता, स्टोर कर लेता, तो उसे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि आगे डिमांड किस में चलेगी थी, कलर में, अब किस में चलेगी, एलईडी में, आने वाले टाइम में किसी और चीज में चले जाएगी। तो ये चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बोला है हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। मदद करता है बिजनेस में एडजस्ट करने में और अडेप्ट करने में रैपिड चेंजेस। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता है बच्चों। अभी मैंने एग्जांपल के लिए समझाया, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, फिर कलर टीवी का जमाना आ गया, फिर एलईडी टीवी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आए। तो अगर हम अपने बिजनेस को रिसर्च करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कस्टमर की डिमांड होने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को चेंज करते रहें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करें, तो हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी कर लेंगे और अपने आप को एडजस्ट भी कर लेंगे उस चेंजेस में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बोला है हेल्प करता है, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना किसमें, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग होता है पहले से कोई प्लान बना लेना, और पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर बच्चों अगर आप और हम मिलके कोई भी बिजनेस करते हैं, हम उसकी पूरी रिसर्च कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अगर ये सब होगी तो हमें प्लानिंग में हेल्प होगी नहीं होगी, होगी। और हम अपने पॉलिसीज मतलब रूल्स और रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। लास्ट पॉइंट बोल रहा बच्चों इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर बच्चों हम सब कुछ ध्यान से करते हुए चलेंगे, सब कुछ अकॉर्डिंगली करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होगी। देखिए वही लिखा है विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है बच्चों रेगुलरली मार्केट की डिमांड चेक करना, लोगों के थॉट्स समझना, वो उनको क्या चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। कंपनी क्या इजीली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशन मतलब होता है बच्चों ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। डायमेंशन मतलब बच्चों जो भी हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अफेक्ट पॉजिटिव भी कर सकती हैं, नेगेटिव भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डायमेंशन। तो उसके फर्स्ट पॉइंट है कौन कौन से ऐसे डायमेंशन है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो है फर्स्ट है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट।
बच्चों ये समझना, अगर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वाले डायमेंशन में कोई भी चेंज होता है तो पूरे कंट्री में जितनी भी बिजनेस है सबको अफेक्ट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाले फोर्सेस आते हैं इकोनॉमी में किसी भी देश में तो वो हर टाइप के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। रीड करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। देखिए वही कह रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स करता है वो सारी फोर्सेस और फैक्टर्स को जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी इकोनॉमी में ऑफ योर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री। मतलब अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक ये पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूं और इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में कोई भी रूल्स रेगुलेशन या चेंजेस आ जाते हैं तो जितने बिजनेस हैं, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया में बिजनेस हैं उन सबको अफेक्ट करेगा। उन सबको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। मान लीजिए जीएसटी आया था, आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या इससे सिर्फ एक ही टाइप के बिजनेस को अफेक्ट हुआ होगा या सभी टाइप के बिजनेस अफेक्ट हुए होंगे? सर सभी टाइप के हुए होंगे। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। क्या हुई थी? नोटबंदी। नोटबंदी होने से क्या एक टाइप के बिजनेस को अफेक्ट हुआ था, सारे बिजनेस को प्रॉब्लम हुई थी? सर सारे बिजनेस को प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात होगी उस सिचुएशन में आप समझेंगे जितने भी टाइप के बिजनेस हैं उन सारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक हो गया सर। सेकंड पॉइंट है बच्चों सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब ये होता है बच्चों किसी स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस को इफेक्ट होता है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट समझने के लिए जितने भी बिजनेस हैं ऑल ओवर द इंडिया सबको इफेक्ट पहुंचेगा। सोशल एनवायरनमेंट क्या कह रहे हैं? सोशल एनवायरनमेंट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस को इफेक्ट करता है। बच्चों सोशल एनवायरनमेंट समझाने के लिए समझिएगा, मान लीजिए आप ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ये स्वीट्स का बिजनेस है। सोशल मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं। तो बच्चों ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम स्वीट्स का बिजनेस अपने अपेक्स स्टेज में होगा, हाईएस्ट स्टेज में होगा? दीपावली या कोई फेस्टिवल्स। जब कोई फेस्टिवल आते हैं तो स्वीट्स की सेल बढ़ जाती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है। इसे कहा जाता है सोशल एनवायरनमेंट, जो किसी पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में को अफेक्ट करती है। समझ में आ गया? समर्स आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है, उस टाइम कॉफी का बिजनेस कम हो जाएगा। विंटर्स में कॉफी और टी चल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक कम हो जाएगी। तो इस टाइप का बिजनेस को कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। कौन से चेंजेस? सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट समझते हैं बच्चों, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज, पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। बच्चों जब भी गवर्नमेंट की बात आती है, अगर मान लीजिए मैं यही बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, एक मान लीजिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और गवर्नमेंट आई, तो सारे गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट आती है, मेनली आपने सुनी है बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी एंड कांग्रेस, सबकी थिंकिंग अलग होती है। सबकी क्या थिंकिंग, विचारधारा अलग होती है। बीजेपी की अलग थिंकिंग होती है, बीजेपी अलग हिसाब से सोचती है और कांग्रेस अलग हिसाब से सोचती है। ऐसा कोई क्या पता अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए तो क्या पता आपके बिजनेस को फायदा हो जाए, और कांग्रेस आ जाए तो वो आपके बिजनेस के अपोजिशन में हो, उस तब आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन पॉलिटिकल से भी होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो भी मेंटेलिटी होती है उसकी मेंटेलिटी से भी आपको फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मान लीजिए बीजेपी आई, उनने आपके जो भी आप जीएसटी है उसका स्लैब कम कर दिया तो आपको फायदा हो जाएगा। कांग्रेस आई, जीएसटी बढ़ा दिया, नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, उससे भी आपके बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फायदा हो सकता है। ठीक है, एक और समझने के लिए मान लीजिए आप कुछ गुड्स को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, अपने गुड्स को कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? पाकिस्तान। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गया है। ट्रेड मतलब बिजनेस बंद हो गया। क्या हो गया? बिजनेस बंद हो गया। तो क्या बच्चों ये आपके लिए अच्छी खबर हुई, बुरी खबर? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है।
समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट है बच्चों लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब बच्चों कानून, लीगल मतलब कानून। पढ़ते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ऑबे द लॉ ऑफ लैंड। जो भी मैनेजमेंट होता है सभी बिजनेस का, उनने लॉ, जो भी लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाया गया, उनको फॉलो करना पड़ता है। Therefore, it is essential for every business enterprises to have adequate knowledge of rules and regulation framed by the government. तो बोला therefore ये सभी के लिए essential हो जाता है कि to have adequate knowledge of rules and regulation framed by the government. सभी गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट में, और ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट एक ऐसा रूल आ गया, मैं एक कोई बिजनेस करता था और मेरे लिए रॉ मटेरियल, जो मेरे बिजनेस का रॉ मटेरियल था वो फॉरेन से आता था, फॉरेन मतलब विदेश से, दूसरी कंट्री से आता था। जब मैं उसे लेके आता था तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना टैक्स देना पड़ता था? 10% टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज कर दिया और इस जो मैं रॉ मटेरियल अपने बिजनेस के लिए लाता था, इस रॉ मटेरियल को टैक्स बढ़ा के कितना कर दिया? 20%। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉस, कानून बदले, कानून के साथ चेंजेस किए, तो मेरे बिजनेस को इफेक्ट हुआ। ऐसी 10 से 5 भी हो सकता था, आप कैसे समझ सकते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, प्रॉब्लम करता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है? यस सर, कर सकता है, हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बच्चों, टेक्नोलॉजी में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी तो लोग वो लेते थे, फिर थोड़ा ट्रेंड बदला, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कलर टीवी आ गई। तो फिर क्या, जब कलर टीवी आ गई तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी फिर सेल होती होगी? नहीं, फिर तो अब कलर टीवी। अब एलईडी आ गई तो क्या वो कलर टीवी जो टीवी के टाइप में होता था, बड़ा सा डब्बा टाइप का, वो क्या अभी भी चलता है? नहीं, अब तो एलईडी चलती है। ऐसे ही बच्चों फोन में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मान लीजिए मैं कोई नॉर्मल ग्रोसरी आइटम परचेज सेल या करता हूं, अब देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, तो इससे हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर ली, हम नहीं कर पाए। तो ये बच्चों 5 रीजन थे, ये 5 रीजन थे जिससे हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम होती है। एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट जो पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, थर्ड क्या था? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फोर्थ लीगल एनवायरनमेंट, एंड लास्ट पढ़ा हमने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बच्चों ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आई होप बच्चों अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी तो उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी में थर्ड चैप्टर, यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बेसिक समझाता हूं। 1991 जिसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे बच्चों 1991 के टाइम में हमारे देश की कंडीशन बहुत बेकार, अच्छी नहीं थी। हमारे देश की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो तब हमें फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से, मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमें लोन लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? लोन लेना पड़ा। तो उनने वो एग्री तो हो गए थे हमें लोन्स देने के लिए, लेकिन उनने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी थी। उनने क्या लगा दी थी? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी उनने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई उसी रिफॉर्म का देन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कब आए? 1991 में। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बस थोड़ा सा उस चैप्टर का ब्रीफ समझाया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन थे जो हमने फॉलो करने पड़े। किसने इंप्लीमेंट किए थे हम पे? वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने। तो कितने कंपोनेंट आए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से? LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों लिबरलाइजेशन मतलब एक सिंपल उसमें समझेंगे तो फ्रीडम देना।
एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम्स देना। किसका काम था? लिबरलाइजेशन का। देखिए, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शंस। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस लगा देती थी। कोटा मतलब होता बच्चों लिमिट, और कंट्रोल करती थी उनके आउटपुट को, मतलब कोई कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ज्यादा सेल नहीं कर सकती, ये सब लिमिटेशंस थी। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो मैंने आपको बोला टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी इंटरनेशनल बैंक ने। उनने क्या किया, उनने कुछ कहा एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, लाइसेंस को खत्म कर दिया कुछ को छोड़ के। जो कुछ छोड़ी वो हैजर्डियस कंपनीज थी जिनसे नुकसान हो सकता था। तो लिबरलाइजेशन मतलब देखो फ्रीडम दी धीरे धीरे। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो हमारे बिजनेस में रेस्ट्रिक्शन होता था या एक्सपेंशन, हम एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते थे, अपने बिजनेस को बढ़ा भी नहीं, वो भी हटा दिया गया। फ्रीडम दी गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरीके से आप ये मानिए लिबरलाइजेशन मतलब हमें क्या ग्रांट हुआ 1991 में, फ्रीडम हुई, जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे, कोई हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, हम अपने गुड्स और सर्विस को फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट आया बच्चों प्राइवेटाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या आया? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये था बच्चों, लिबरलाइजेशन हमने समझ लिया, अब हम समझ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन मतलब ये था बच्चों, जो भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी थी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पहले गवर्नमेंट के अंडर 17 कंपनीज आती थी। अगर आपने इको में पढ़ा होगा तो कितनी कंपनीज आती थी? 17 कंपनीज आ गई थी। इसमें से कुछ कंपनी प्रॉफिटेबल थी, कुछ कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो गवर्नमेंट, जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, गवर्नमेंट उन्हें जबरदस्ती चला रही थी, तो इससे लॉस होने लग गया था, डेब्ट, लोन बढ़ने लग गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 में, प्राइवेटाइजेशन में जो भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, मतलब ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट नहीं दे रही थी, उन सबको प्राइवेट पर्सन्स को सेल कर दिया। किनको सेल कर दिया? प्राइवेट लोगों को। और बच्चों 1991 में पहले हमारे पास 17 थी, हमारे पास गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 कंपनियां रह गई थी गवर्नमेंट कंट्रोल में। गवर्नमेंट के कंट्रोल में सिर्फ कितनी कंपनी बच गई थी? 3। बाकी 14 कंपनी किनको ट्रांसफर कर दी थी हमने? किनको ट्रांसफर कर दी थी हमने? प्राइवेट सेक्टर को। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। जो भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी, धीरे धीरे हमने किनको ट्रांसफर कर दी? प्राइवेटाइजेशन। फिर बच्चों आया ग्लोबलाइजेशन। लास्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन। बच्चों ग्लोबलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, क्या बोला हूं, लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन की ही देन है। ग्लोबलाइजेशन हमें मिला कैसे? लिबरलाइजेशन, लोगों को फ्रीडम मिली बिजनेस करने की। जैसे वो बिजनेस अपना धीरे धीरे बढ़ाने लगे तो अब फर्म्स इस लेवल पे पहुंच गई थी कि वो दूसरे कंट्री में भी जाके बिजनेस कर सकें, जैसे रिलायंस, टाटा ग्रुप, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो दूसरे। तो ग्लोबलाइजेशन वही थी। और प्राइवेटाइजेशन किया गवर्नमेंट कंपनीज का, उससे क्या हुआ, बिजनेस बढ़ने लग गया और धीरे धीरे हम पूरे ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया में बिजनेस करने लग गए। तो ये है एलपीजी। कब आई थी? 1991 में। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।